दक्षिण भारत में एक ऐसा राजवंश हुआ जिसने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर पर भी राज किया, जिनकी आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की मिसालें आज भी दी जाती हैं। आज हम चोल राजवंश के इसी शानदार दौर की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। 80 टन, जरा सोचिए, 80 टन्स, ये वजन है एक अकेले ग्रेनाइट पत्थर का। और ये पत्थर आज से 1000 साल पहले बने बृहदीश्वर मंदिर के बिल्कुल टॉप पर, उसके शिखर पर रखा हुआ है। सिर्फ एक पत्थर। और यही सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर 10वीं सदी की एक सिविलाइजेशन ने इंजीनियरिंग, आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी जबरदस्त कामयाबी कैसे हासिल की। यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो चलिए चोलों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। अपने सफर में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने समुद्र पार एक विशाल एम्पायर खड़ा किया। उनका अनोखा डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा था। जानेंगे उनके वर्ल्ड फेमस ब्रॉन्ज और पत्थर के आर्ट के बारे में। उनके विशालकाय मंदिरों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चोलों की कहानी कावेरी नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन से शुरू होती है। देखिए, वो हमेशा से इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन जैसे ही पल्लवों की शक्ति कम हुई, चोल एक छोटी सी रीजनल पावर से बढ़कर एक बहुत बड़ी समुद्री महाशक्ति बन गए। 9वीं सदी में विजयालय चोल ने इस साम्राज्य की नींव दोबारा रखी, लेकिन जो असली गोल्डन एज था वो आया राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के दौर में। इन दोनों राजाओं ने चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। एक ऐसा एम्पायर जिसने लगभग 400 सालों तक दक्षिण भारत पर अपना दबदबा बनाए रखा। राजराजा प्रथम एक जबरदस्त योद्धा होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने अपनी नेवी के दम पर श्रीलंका और मालदीव को जीता, और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने उत्तर में गंगा तक अपनी सेनाएं भेजी और गंगई कोंड का टाइटल हासिल किया, जिसका मतलब है गंगा का विजेता। इतना ही नहीं, उनकी नेवी ने इंडोनेशिया तक हमले किए और उन्हें कदारम कोंड का खिताब मिला। उनकी समुद्री ताकत का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर उनका पूरा कंट्रोल था। इतना ज्यादा कि इतिहासकार उसे मजाक में चोल झील या चोला लेक तक कहते थे। ये उनकी नेवल पावर का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन चोलों की महानता सिर्फ उनकी लड़ाइयों में नहीं थी। उनकी असली जीनियस तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिखती है, खासतौर पर उनका लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम, जो आज भी हमें हैरान कर देता है। इस सिस्टम का नाम था कुडुबोलाई सिस्टम। ये एक तरह का इलेक्शन का तरीका था, जिसमें गांव की काउंसिल के मेंबर्स को एक लॉटरी सिस्टम से चुना जाता था। और इसके बारे में हमें पूरी डिटेल उत्तर मेरूर के शिलालेखों से मिलती है। ये उस जमाने की एडवांस डेमोक्रेटिक सोच को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पूरे गांव को 30 वार्ड्स मतलब कुडुम्ब में बांट दिया जाता था। फिर जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते थे, उनके नाम ताड़ के पत्तों पर मतलब पाम लीव्स पर लिखकर एक मटके में डाल देते थे। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, किसी छोटे बच्चे को आगे बुलाया जाता था और उससे कहा जाता था कि वो मटके से एक पत्ता निकाले। जिसका भी नाम निकला, बस वही बन गया उस वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव। कितना सिंपल और कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, है ना? लेकिन हाँ, कैंडिडेट बनना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए बहुत कड़े नियम थे। उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, अपनी जमीन और घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे जरूरी, कैरेक्टर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। करप्शन या किसी भी बड़े जुर्म के आरोपी लोग तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे। ये दिखाता है कि चोलों के लिए काबिलियत और ईमानदारी कितनी ज्यादा मायने रखती थी। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हटकर चोलों की आर्ट की दुनिया में चलते हैं। उनकी बनाई हुई ब्रॉन्ज की मूर्तियां आज दुनिया भर के म्यूजियम्स की शान हैं, और उन्हें उस दौर की कला का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। इन मूर्तियों को एक बहुत ही खास लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था, जिसे सिरे पर्दू भी कहते हैं। ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इसमें पहले मोम का एक मॉडल बनता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे सुखाते हैं, फिर उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं, और जो खाली सांचा बचता है उसमें पिघला हुआ मेटल भर देते हैं। और इस टेक्निक से उन्होंने क्या कमाल की मूर्तियां बनाई। एक तरफ देखिए शिव का नटराज रूप, जो व्युमांडीय नृत्य की एनर्जी और गति को दिखाता है, तो दूसरी तरफ है सोमास्कंद की मूर्ति, जिसमें शिव, पार्वती और अपने बेटे स्कंद के साथ एक शांत पारिवारिक रूप में है।
ये चोल आर्टिस्ट्स की रेंज और उनकी मास्टरी को दिखाता है। और जानते हैं, ये मूर्तियां सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए नहीं थीं, इन्हें उत्सव मूर्ति कहा जाता था। मतलब त्योहारों और खास मौक़ों पर इन्हें मंदिरों से बाहर निकालकर बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते थे, ताकि वो भक्त भी भगवान के दर्शन कर सकें जो मंदिर के अंदर तक नहीं जा पाते। ये आर्ट और आस्था का एक अद्भुत संगम था। अच्छा, अब वापस चलते हैं उन विशाल मंदिरों की ओर जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। चोल आर्किटेक्चर को द्रविड़ स्टाइल का पीक माना जाता है। इन्होंने भव्यता और इंजीनियरिंग को एक नया ही मतलब दे दिया। देखिए, शुरू में चोल मंदिर छोटे और सिंपल हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ, खासकर राजा प्रथम के बाद, ये मंदिर विशालकाय पत्थर के स्ट्रक्चर्स में बदल गए। ऊंचे ऊंचे गोपुरम, आसमान छूते विमान और दीवारों पर तराशी गई कहानियां, ये सब इनकी पहचान बन गई। वो जो बृहदेश्वर मंदिर है, उसका विमान लगभग 70 मीटर ऊंचा है, और याद है वो 80 टन का पत्थर, वो इसी विमान के शिखर पर रखा है। जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतनी ऊंची और परफेक्ट बनावट कैसे तैयार की गई होगी। चोल मंदिरों की कुछ खास पहचानें हैं, जैसे उनके ऊंचे विमान, बड़े बड़े एंट्री गेटवे जिन्हें गोपुरम कहते हैं, पिलर्स वाले मंडप और हर दीवार पर बेहद बारीक नक्काशी। इसके साथ ही मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा पानी का तालाब भी जरूर होता था। ये सब मिलकर एक बहुत ही डिवाइन और शानदार माहौल बनाते थे। चोल एम्पायर तो 13वीं सदी में खत्म हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उन्होंने दक्षिण भारत के कल्चर, आर्ट और पहचान पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, चोल आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, ये आर्ट और इंजीनियरिंग की ऊंचाई को छूना था। ये उनकी शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक था। आज भी उनके बनाए महान मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और वहां आज भी पूजा होती है। तमिलनाडु में ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने की कला आज भी जिंदा है। उनका कुडवलाई सिस्टम हमें डेमोक्रेसी की गहरी जड़ों की याद दिलाता है, और उनके दौर में लिखे गए तमिल लिटरेचर के क्लासिक्स आज भी पढ़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर चोलों की विरासत सिर्फ पत्थर या मेटल में नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों में है, आर्ट की प्रेरणा में है, और एक ऐसी कल्चरल पहचान में है जो आज भी दक्षिण भारत का एक अहम हिस्सा है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या हम आज चोलों के विजनरी लीडरशिप, उनके कम्युनिटी गवर्नेंस और आर्ट और कल्चर को दिए गए महत्व से कुछ सीख सकते हैं? शायद इतिहास के इन पन्नों में हमारे आज और कल के लिए भी कुछ जरूरी सबक छिपे हैं।